हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर चल रहा था 2021, उसका एक पार्ट हो गया, पार्ट 1, सेक्शन 1 भी हो गया था। अब सेक्शन 2 कर रहे हैं। सेक्शन 2 में क्या है, नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है आपके पास पेपर में इस बार, बहुत बढ़िया। जैसे हिंदी इंग्लिश में होते हैं जैसे अनसीन पैसेजेस या सीन पैसेजेस, ठीक है। उसी तरह के यहाँ पे केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 4 केसेस दे रखे हैं जिनमें आपको डाटा दे रखा है। उन्हीं के बेसिस पे उनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है केस स्टडी 1, कैंपेनिंग अगेंस्ट पबजी गेम। ये लो, आपका फेवरेट गेम आ गया सबका, पबजी गेम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पबजी गेम, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। पबजी गेम के खिलाफ अभियान, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन से ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग करने से बच्चों की दृष्टि पर विपरीत असर पड़ता है। इसके लंबे समय तक प्रयोग करने से बच्चों में सुस्ती आती है, सिर दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको पबजी गेम खेल लत लग जाती है, वे सामाजिक संबंधों से दूर होने की वजह से कुंठा का शिकार हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके खिलाफ सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली के एक स्कूल ने पबजी गेम के खिलाफ अभियान की शुरुआत की, मतलब अपने स्कूल ने कह सकते हैं, जिसके लिए बच्चों को आयताकार बोर्ड बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। तो उन्होंने एक आयताकार बोर्ड बनवाया। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, ABCD इस तरीके से बनवाया। ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड। अब जो बोर्ड है उसका एरिया ज्ञात करना है, बोर्ड का एरिया ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, ABCD की लेंथ पता होनी चाहिए। अब लेंथ निकालने के लिए आप चैप्टर नंबर 7 में जाएंगे, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसमें आपको अगर निर्देशांक दिए होते हैं, मतलब कि कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाई डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई डिस्टेंस फार्मूला, दूरी के सूत्र का नियम, ठीक है। तो अब यहाँ पे AB, ठीक है, AB इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि हमारे पास बोर्ड छोटा ही है AB। तो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, और 6 का स्क्वायर, चलो 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 6 36 प्लस 1 का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 37, ठीक है। रूट 37 हो गया। अब एक और निकाल लीजिए कोई भी, ABBC, BC निकाल लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। अब BC क्या हो जाएगा, BC निकालना है, ठीक है। x2 माइनस 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 4, 4 आ जाएगा। BC इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो हो गया उतारने में क्या, अच्छा 2 है, ये वही हम बोले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, और इसका हो जाएगा 36 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू B। तो यहाँ L कितना है, ठीक है। L यहाँ पे मान लो ये AB लंबाई है, तो L इजकल टू 6 हो गया, और B इजकल टू 4 हो गया। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट होगा एक्चुअली, वो दे नहीं रखी उसने, तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, क्योंकि लेंथ तो दे नहीं रखी, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है नहीं, दे रखी है उसने। अच्छा, ऐसे सेंटीमीटर पूछा है तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट नहीं होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लो भाई, ठीक है। मीटर देता तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका A का 1 पार्ट है। अच्छा, प्रत्येक के लिए उसने 4 और 4 क्वेश्चन करने के लिए क्या है, ठीक है। उसने 5 5 दे रखे हैं, तो 4 4 करने हैं, ठीक है। 4 4 कर लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। A पार्ट हो गया, ये A हो गया, देख लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद B आएगा, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बोर्ड इज 8 रुपये, देन द फाइंड द कॉस्ट बोर्ड। बोर्ड की जो है कितने रुपए का खरीदा, कॉस्ट निकालनी है। यदि उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 8 रुपया। अब देखो, उसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ
द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बोर्ड इज 8 रुपया पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, CM है ना, मीटर थोड़ी ना दे रखा है उसने, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास कोई एरिया कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 इंटू 8 रुपये से गुणा कर लो, 8 चौक 32, 2 3 8 दूनी 16, 16 और 3 19। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, 192 रुपये, ऑप्शन ए। ठीक है, बी का फर्स्ट आ गया, बी का फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, 192 रुपये आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब बोला सी बोल रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। अब जो डायगोनल बनेगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करना है। ये जो डायगोनल बनेंगे, ठीक है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करना है। अब देखो, अब ये डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपकी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डायगोनल होते हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हो जाएगा, ये मान लो मैं x1 y1 मान लेता हूँ यहाँ पे, x और y। ठीक है, तो x निकालने क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 8, देखिए मैं लिख देता हूँ पूरा, आपको बोर्ड में लिखना भी ऐसे, बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। ठीक है, तो यहाँ x1 x2 कितना हो जाएगा, 2 + 8/2, 10 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 2 10, 10 / 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 6/2, 6 और 2 8, 8 / 5 4, तो ये हो जाएगा 5-4। तो 5-4 इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, 17 का। क्यों, देखो निकाल किस पर तरीके से रहे हम, क्योंकि अगर हमें जब ये पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे, तो प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है। अब बोलता लेंथ ऑफ डायगोनल AC विल बी, जो AC है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, विकर्ण की। तो विकर्ण की लंबाई के लिए आप फिर से वही सेम डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे। ये कौन सा ABCD, डी पॉइंट है। ठीक है, डी पॉइंट AC की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अंडर रूट वही सेम चीज़ मैं लिखूँ बार बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AC इस वाले की निकालना है। ठीक है, अब ये बोलेगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 6 के 4 बचे, 4 चौक 16 प्लस 4, 8 में से 2 गए 6 बचे, 6 36 हो जाएगा, प्लस 4 4 चौक 16। ठीक है, ये आ जाएगा। 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, वो 4 बचेंगे, 4 4 चौक 16। अब ये हो जाएगा 6 6 12 और 3 4 और 1 5, 52। ठीक है, √52 का 52 के लिए इस तरीके से फैक्टर वो निकाल लो, प्राइम फैक्टर करो तभी तो आप बाहर कर पाओगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 26, 13। ठीक है, 13 के कोई होंगे नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 2√13 इसका आंसर आ जाएगा। 2√13 इसका भी डी का यही ऑप्शन सही है। ठीक है, ये MCQ है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। अब बोला लेंथ ऑफ द AD विल बी, अब AD लेंथ ऑफ AD, अब AD की लंबाई भी निकालनी है भाई। अब देखो वैसे तो रेक्टेंगल ही है ये, तो जो रेक्टेंगल है तो उसकी सेम लंबाई होगी, आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। तो हमने कितनी निकाली थी अभी, 6 शायद निकाली थी, 6 चौक 24 आ रहा था ना, तो 6 आ रही थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। अच्छा गड़बड़ा रही थी क्या, चलो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। जब आपको सब कुछ पता है, फॉर्मूले आते हैं आपको। E लेंथ ऑफ AD, AD की लंबाई निकालने, AD के निर्देश दे रखे हैं, तो ये निकाल डायरेक्ट लगा लो भाई, 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
ये +4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो +4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ई का थर्ड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए केस स्टडी 2 है। केस स्टडी 2 क्या कहता है? केस स्टडी 2 तो और भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है भाई, बहुत आसान है, समझते रहिए। ये कोई पार्ट तो छोड़ के नहीं आना, अगर बोर्ड के पेपर में ऐसा आता है, हालांकि बोर्ड के पेपर का ही है ये। ठीक है, तो ये अब हो गया सेकंड। अभी सेकंड वाला कह रहा है कि इन्हें मैथमेटिक्स पढ़ देता हूँ। गणित की एक कक्षा में अध्यापक ने माध्य निकालने के लिए छात्रों को समझाया। ठीक है भाई, क्वेश्चन 2 कह रहा है गणित की एक कक्षा में अध्यापक ने माध्य निकालने के लिए छात्रों को x इक्वल टू, ऐसे बोला है उसने, x इक्वल टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, ठीक है, के बारे में समझाया। अध्यापक ने उदाहरण देते हुए कहा कि कक्षा 10 से 100 नंबर, अच्छा कक्षा 10 से 100 नंबर के पेपर में 30 छात्रों की प्राप्यता उपरोक्त तालिका में दी है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन और इक्वल टू 40। ठीक है, 40 या 40 से ज़्यादा, ए पार्ट इसका कह रहा है जिस बच्चे ने 40 या 40 से ज़्यादा। देखो आपको पता है कि जो ये होती है अपर, ये होती है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो अपर लिमिट उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती है, वो जब लोअर लिमिट बनती है तब इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहाँ 40 वाले कॉन्सेप्ट तक कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से जितने नीचे तक हैं उनके काउंट कर लेंगे। इसके लिए एक CF निकाल देता हूँ हम, CF है, इसमें जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 तो 5, अब 7 5 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि इससे नीचे, तो भाई इससे नीचे कितने हैं? 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, टोटल कितने हो गए? 25। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25, मतलब कि थर्ड ऑप्शन है इसका थर्ड। ठीक है, ए पार्ट का। अब बी पार्ट बोला फाइंड द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वैल्यू इन इंटरवल 40 से 55 के बीच में जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो कितनी है? CF 12 है। ये देखो हमने 12 निकाली हुई है CF। ठीक है, तो CF कितने हो जाएगा? इसका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका, सेकंड है 12। देखो जब आप MCQ लिखते हैं तो ऑप्शन आंसर लिखना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अगर ऑप्शन लिख रहे हैं तो उसके साथ आंसर बहुत ज़रूरी है, केवल ऑप्शन लिख के ना छोड़ें, आंसर भी लिखें। ठीक है, अब वो बोल रहा है भी ये जो है थ्रू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल विच सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी डिटरमाइंड, कौन सी डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसने तो भाई माध्य पढ़ा है, हमें मीन पढ़ा है, तो मीन ही निकालेंगे हम तो। डी बोल रहा है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या होगी? तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे भाई? इसमें मीडियन क्लास निकाल लेंगे हम। ठीक है, मीडियन क्लास निकालेंगे 30 है, 30/2 करेंगे तो ये आ जाएगी 15। तो 15 देख लो, CF 15 किस में लाई करेगा? इसमें लाई करेगा, तो 55 हो जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 55, मतलब कि डी का ऑप्शन हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा 55। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये केस हमारे पास हो गए, केस स्टडी हम कर रहे हैं लगातार। ठीक है, अब हम केस स्टडी अगला करेंगे। 17 क्वेश्चन था ये, अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा फिर से केस स्टडी है। कक्षा 10 के कुछ छात्र अपने गणित अध्यापक के साथ, मतलब मेरे साथ शैक्षिक भ्रमण पर देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम गए। अध्यापक ने उन्हें देश की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के बारे में बताया। ये नेपाल तथा सिक्किम के बीच स्थित है। उसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अध्यापक ने बच्चों से निम्न प्रश्न करने को कहा। देखिए अब उसने प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, इसका ये प्रश्न है, मतलब पहला प्रश्न है, वो कह रहा है, पहला प्रश्न कहता है भाई ये स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द रोड सॉ टूवर्ड्स द पीक, द एंगल बिटवीन द आइज एंड द पीक विल बी, मतलब ये इस तरीके से भाई चोटी बनी हुई है। ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ सड़क जा रही है इस तरीके से। ठीक है,
तो जब ये सड़क है तो जब बच्चा यहाँ खड़ा है तो ऊपर पीक को दे रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ना, एलिवेशन। ठीक है, कौन सा हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण हो गया। तो ए का क्या हो गया? ए का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द क्लाइंबर इज स्टैंडिंग ऑन द पीक, मतलब जो कोई व्यक्ति है चढ़ गया, वो ऊपर चोटी पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस तरीके से डांस कर रहा है वो। जब वो वहाँ खड़ा हुआ है एंड सो द बस कमिंग ऑन रोड, और रोड पे कोई बस चलती हुई आ रही है भाई, इस तरीके से ये पहिए बन के बस आ गई। ठीक है, आ रही है बस ऑन द रोड, द एंगल हिज साइट एंड बस। अब उसकी तरफ से इससे क्या बताया? यहाँ पे ये देखेगा इधर से, पहले सामने फिर नीचे देखेगा, तो एंगल क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया अवनवन कोण। अवनवन मतलब कि सेकंड, इसका ऑप्शन ठीक हो गया। तीसरा बोल रहा है समकोण, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, दिस स्टेटमेंट इज। सिंपल से पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा है। वो कौन सी बात कर रहा है? थर्ड का हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा ये लिखते भी रहिए। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आगे समझ में आया तक? अब चौथा, द वैल्यू ऑफ 1060, 1060 वैल्यू होती है √3। ठीक है, मैंने फिर बोला हूँ मैं आपको, ये साइन की वैल्यू याद कर लेनी है, ये सब निकल आएंगे। इसका ऑप्शन फिर हो जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा √3। ओके, ये समझ में आ गए। 19 क्वेश्चन तक केस स्टडी हो गई हमारी। अगली केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, जो कि थर्ड केस स्टडी है। अब वो थर्ड केस स्टडी कहती है हमारे पास, केस स्टडी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं तो फोर्थ हो गई, थर्ड तो हो गई हमारे पास, ये फोर्थ स्टडी हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भाई, एक गाड़ी किसी हाईवे पर चल रही है, कार द्वारा तय किया गया पथ नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया है। मतलब कि ये इस तरीके से, ये x और ये x'। ठीक है, अब वो यहाँ से चल के इस तरीके से और यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुक गया, तो ये पॉइंट है उसका A, ये B और D और ये E, तो ये C हो जाएगा। ठीक है, ये पथ परवलयाकार है। परवलयाकार मतलब पैराबोला है। परवलय किसी द्विघात समीकरण द्वारा प्रदर्शित पथ है। तो द्विघात का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला बोल रहा है, इसका ऑप्शन पहला है, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व। शेप क्या है इसकी? पैराबोलिक। परवलय है भाई, वो सब क्वेश्चन में बोला है, वही आपको लिख देना है फिर से, पैराबोलिक है परवलय। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द शेप ऑफ द कर्व ABC इज रिप्रेजेंटेड बाई देन इट्स जीरोज आर। तो इसके जीरो, अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हो गया, x² - 7x + 12। ठीक है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? जो तरीका आपके पास है वही फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसी से कर लो भाई। x² माइनस, देखो मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 बन जाए 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जो 7 आ जाए, तो ये कितना सकते हैं? 4 3 चौक 12, 3 4 जा 12 और 3 + 4 7 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 4 + 3 × x + 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - 4x - 3x + 12। देखो 4 और 3 जोड़ेंगे माइनस के तो -7 आ जाएगा, और माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर पूछा है सिंपल सा, इससे x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बचेगा, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बचेगा। एक ब्रैकेट में x - 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x - 3 हो जाएगा। जीरो निकालने के लिए तो हम जानते हैं क्या करते हैं, आइदर x - 4 = 0 और x - 3 = 0। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये x = 4 आ जाएगा, और जब यहाँ रखेंगे तो x = 3 आ जाएगा। और ये आंसर हो जाएंगे उसके। कितने आंसर आ जाएंगे इसके? 4 और
3 एंड 4 या 4 एंड 3 जो भी लिखना है, 3 एंड 4 लिख दे, इसने 3 एंड 4 लिख रखे, 3 एंड 4 आंसर। ठीक है, अगला है द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हुज जीरोज आर 2 एंड -4। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देख लीजिए। मिटा देता हूँ मैं, इरेज कर रहा हूँ इसको। अब वो बोल रहा है कि भाई जो पाथ ट्रेस किया किसी कार ने, उसके जीरोज दे रहे हैं, मतलब कि अल्फ़ा दे रखा है, इससे पहले भी करा रखा हूँ मैंने, अल्फ़ा इतना दे रखा है और बीटा दे रखा है -4। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा 2 - 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 इंटू -4 हो जाएगा। अब देखो x² माइनस, अब देखो कितना हो जाएगा, 4 - 2 2 माइनस का 2 बचेगा और माइनस पहले से ही है तो प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 2x। अब ये देखो 6 4 दूनी 8, ये माइनस का 8 हो जाएगा और 0 आंसर। ये आपका आंसर हो गया, x² प्लस 2x माइनस 8, मतलब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला फाइंड नंबर ऑफ जीरोस कर्व फ्रॉम ए टू ई। देखो नंबर ऑफ जीरोज निकालने, अब तुम जानते हो नंबर ऑफ जीरो जो है चौथे चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाए जाते हैं आपको। वो ये कहते हैं कि जो ग्राफ होता है हमारा, जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बट ये ए जो है देखो ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा है और ई पर भी टच नहीं कर रहा है, तो इसको 2 जगह कट कर रहा है, तो भाई इसके 2 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, और ये आप देख ही रहे हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे बन रही है तो उसके 2 जीरोज मैक्सिमम होते हैं, तो वो हो रहे हैं। ओके, तो अब तो ये हो गया आपका पार्ट वन का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी हमारा रह गया है। ठीक है, वो अगली वीडियो हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है टोटल, उसको हम ख़त्म कर लेंगे। ओके, इस पार्ट में अभी इतना ही रहने दीजिए। केस स्टडीज़ 4 हमने पढ़ लिए, इनको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या चीज़ होती है। बहुत ईजी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट हैं। ओके, जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।